हाय मित्रों, बिंद स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। दोस्तों, बाल विकास के जितने भी सिद्धांत होते हैं जो हमारे पेपर में आने वाले हैं, चाहे वो सीटेट का हो या तो यूपी टेट का, उन सभी सिद्धांतों को आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आप ये पूरे वीडियो को नोट करते हैं तो इसमें से 2 नंबर कन्फर्म हैं आपके। अगर आपके 2 प्रश्न नहीं आएंगे पेपर में तो आप कमेंट में करके हमको बताइएगा। तो गारंटी के साथ इसमें 2 प्रश्न आने ही आने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा सिद्धांत है संजनात्मक सिद्धांत है। अब देखिए दोस्तों, संजनात्मक सिद्धांत है तो संजनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? जीन पियाजे ने। तो देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न आएगा कि संजनात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो संजनात्मक सिद्धांत का विकास किसने दिया था दोस्तों? जीन पियाजे ने दिया था। अब देखिए दोस्तों, जो जीन पियाजे ने थे तो इस संजनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया था। उन्होंने बताया था कि बच्चों में जो विकास होता है तो उन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया था। इसलिए दोस्तों, इस संजनात्मक सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो संजनात्मक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जीन पियाजे ने दिया था। अब अगले सिद्धांत की ओर चलेंगे दोस्तों हम। तो अगला सिद्धांत है हमारा कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये सामाजिक विकास का सिद्धांत था तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वाइगोस्की। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? वाइगोस्की ने दिया था। अब देखिए अगले सिद्धांत की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला सिद्धांत है हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत है। दोस्तों, ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन लॉरेंस कोहल वर्ग ने किया था। तो यहाँ पर आप एल कोहल वर्ग भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत 3 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया था इन्होंने। इनकी पहली अवस्था थी दोस्तों परंपरागत या तो प्राक रूढ़वादी अवस्था, दूसरी थी इनकी दोस्तों परंपरागत अवस्था, और तीसरी क्या थी दोस्तों? इनकी उत्तर प्राक रूढ़वादी अवस्था। अब देखिए दोस्तों, ये जो लॉरेंस कोहल वर्ग ने, तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया कि 0 से 3 वर्ष तक बच्चों में किसी भी प्रकार का नैतिक विकास नहीं होता है। और दोस्तों, ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत था यह 10 से 16 साल के बालकों के लिए था। अब देखिए दोस्तों, इस नैतिक विकास के सिद्धांत में कहीं बालिकाओं की बात नहीं की गई, महिलाओं की, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी। तो दोस्तों, यदि आए कि नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहल वर्ग ने दिया था। अब अगले सिद्धांत की ओर हम चलेंगे दोस्तों। अगला सिद्धांत है हमारा दोस्तों भाषा का सिद्धांत है। तो देखिए दोस्तों, ये जो भाषा का सिद्धांत है तो जब आप बाल विकास के अंतर्गत भाषा और विचार का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा भाषा का सिद्धांत। तो भाषा का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। किसने किया था दोस्तों? ये आया हुआ प्रश्न है कि भाषा का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो भाषा के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? चॉम्स्की ने किया था। आप इसको याद करके रखिएगा कि भाषा के सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। अब देखिए दोस्तों, अगले सिद्धांत की ओर चलेंगे। अगला सिद्धांत हमारा दोस्तों मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है। अब देखिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो मनोलैंगिक विकास का प्रतिपादन दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने किया था। अब देखिए दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने यह भी बताया था कि मन 3 प्रकार के होते हैं। इन्होंने मन का भी वर्गीकरण किया था, हमारे मस्तिष्क का, और इन्होंने बताया था कि मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों चेतन, दूसरा होता है अर्धचेतन, और तीसरा होता है अचेतन होता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए ट्रिक है, जहां भी मनोलैंगिक या तो मनोविश्लेषणवाद शब्द आएगा, अगर उनमें वैज्ञानिकों के बारे में पूछेगा तो उसका राइट आंसर होता है दोस्तों सिगमंड फ्रायड होता है। इसको आप नोट करके रखिएगा, ट्रिक है इसकी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। तो प्रश्न है हमारा दोस्तों कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था?
अब देखिए दोस्तों, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरिक्सन ने। एरिक्सन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यदि आपसे पूछे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो एरिक्सन ने दिया था। मित्रों, एक ही वीडियो में हमने सभी प्रकार के सिद्धांतों को कवर करने की कोशिश की है। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है वीडियो। दोस्तों मित्रों, अगर आप ये वीडियो पूरा देख करके जाते हैं तो 2 नंबर आपके पेपर में कन्फर्म है, क्योंकि हर एग्जाम में आप पुराना पेपर उठा करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगले सिद्धांत की ओर चलेंगे। अगला हमारा सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। दोस्तों ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का वर्णन दोस्तों एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया था। अब देखिए दोस्तों, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। अब दोस्तों जितने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनके उपनाम भी होते हैं। जैसे हमने पहला सिद्धांत पढ़ा था संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब संज्ञानात्मक सिद्धांत को दोस्तों हम अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि इन्होंने जीन पियाजे ने इस सिद्धांत के अंतर्गत 4 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया था, इसलिए इसे हम अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों इन सभी का उपनाम जानना है तो विंद स्टडी हब में जा करके चैनल में आप इसके एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं कि एक सिद्धांत के कितने उपनाम होते हैं। तो दोस्तों चलिए, हम बात कर रहे थे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। अब देखिए दोस्तों ये सिद्धांत था क्या? अब देखिए दोस्तों, ये प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को हम प्रयास एवं भूल का भी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को दोस्तों हम अनुक्रिया और उद्दीपन का सिद्धांत कहते हैं। अब दोस्तों इसको हम उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के लिए क्या किया था? एक बिल्ली का प्रयोग किया था, बिल्ली पर ये प्रयोग किया गया था और बिल्ली क्या कर रही तो उसको एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया था और बाहर क्या दोस्तों एक मृत मछली के रूप में इसका भोजन रख दिया था। तो देखिए दोस्तों, बिल्ली क्या करती, बार बार प्रयास करती इस भोजन के लिए, लेकिन ये पिंजरे के अंदर बंद होने के कारण ये भोजन को नहीं पा रही थी। तो बार बार क्या करती है दोस्तों? प्रयास करती है। तो प्रयास करती है और बार बार उसकी गलतियां होती हैं और संयोग बस उसका जो पैर होता है बिल्ली का उस गियर पर पड़ता है जहां से बॉक्स का गेट खुल जाए और ये बाहर आकर के इस मृत मछली को खा जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बिल्ली है तो एक अनुक्रियाकर्ता के रूप में है और जो मृत मछली है और वो एक उद्दीपक है। उद्दीपक क्या है दोस्तों? एक लक्ष्य होता है। तो बिल्ली का लक्ष्य क्या है दोस्तों? इस भोजन को पाना। इसलिए दोस्तों इस सिद्धांत को हम आर्यस थ्योरी भी कहते हैं। दोस्तों अगले सिद्धांत की ओर चलेंगे। अगला सिद्धांत हमारा है दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, ये पुनर्बलन का जो सिद्धांत है तो पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? C.L. हेल, क्लार्क एल हेल। अब देखिए दोस्तों, क्लार्क एल हेल ने ये बताया था कि जैसे दोस्तों आप ही फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दोस्तों आपको भूख लगी है, तो यदि आपको भूख लगी है दोस्तों तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? भोजन की। भूख मिटाने के लिए आपको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो दोस्तों आप ये भोजन पाने के लिए क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। तो दोस्तों ये जो भोजन है ना तो एक पुनर्बलन का कार्य कर रहा है, इसलिए इस सिद्धांत को हम पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को हम आवश्यकता का भी सिद्धांत कहते हैं, इसे हम आवश्यकता ह्रासन का भी सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों इसमें पुनर्बलन का कार्य कौन कर रहा है? आपके लिए भोजन कर रहा है। अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आप भोजन बनाने नहीं जाएंगे, क्रिया नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आपको जैसे नौकरी की लालच नहीं होगी तो आप क्यों पढ़ेंगे? आप पढ़ किसके लिए रहे हैं? नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो जॉब है दोस्तों तो आपके लिए क्या कर रहा है? एक पुनर्बलन का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क एल हेल ने दिया था। दोस्तों अगले सिद्धांत की ओर अपन चलेंगे। अगला सिद्धांत है हमारा दोस्तों शास्त्रीय परंपरागत एवं अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, जो शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इवान पी पॉवलोव। ईपी पॉवलोव आप याद कर सकते हैं, तो पॉवलोव याद कर सकते हैं। इनका पूरा नाम था दोस्तों इवान पी पॉवलोव। तो शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था इवान पी पॉवलोव ने दिया था। अब अगले सिद्धांत को चलेंगे दोस्तों। अगला सिद्धांत है हमारा दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन
का सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? वीएफ स्किनर ने किया था। और जो वीएफ स्किनर का ये प्रयोग था दोस्तों, ये चूहे पर था। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि इनका प्रयोग किसमें था? चूहे में। जैसे हमने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत काहे पर आधारित था? बिल्ली पर। तो जो वीएफ स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों, उन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। तो दोस्तों यहाँ से आप जान जाएंगे कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो वीएफ स्किनर ने दिया था। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला सिद्धांत है हमारा सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। क्या दोस्तों? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो दोस्तों सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? कोहलर ने किया था। अब कोहलर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोफका और कोहलर थे। तो कोहलर जो थे दोस्तों एक सैनिक थे, अमेरिकी क्या थे दोस्तों? सैनिक थे। तो इन्होंने क्या करते हैं दोस्तों कि एक टापू में से एक चिंपैंजी नामक बंदर को पकड़ के लाते हैं। ये प्रयोग किसमें किया गया था दोस्तों? बंदर पर। और चिंपैंजी बंदर पर इन्होंने दोस्तों क्या किया था? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों इसको किसने दिया था? कोहलर ने। कोहलर एक सैनिक थे और यह सिद्धांत एक बंदर पर किया था। दोस्तों अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत है हमारा दोस्तों क्षेत्रवादी का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, क्षेत्रवादी का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? कुर्ट लेविन ने दिया था। क्षेत्रवादी का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? कुर्ट लेविन ने। अब कुर्ट लेविन कौन थे दोस्तों? ये जो कुर्ट लेविन है दोस्तों एक गेस्टालवादी थे। इन और संजानवादी भी कह सकते हैं। संजानवादी को हम क्या कहते हैं? गेस्टालवादी। और गेस्टाल का अर्थ ही होता है दोस्तों पूर्णाकार। ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों कि गेस्टाल का पूरा अर्थ क्या होता है? तो गेस्टाल का अर्थ होता है पूर्णाकार। तो देखिए दोस्तों, दो तरीके के वैज्ञानिक ने अधिगम के बारे में सिद्धांत दिए थे, एक व्यवहारवादी और एक संजानवादी। तो दोस्तों कोहलर और कुर्ट लेविन ये दोनों कैसे वैज्ञानिक थे? एक गेस्टालवादी थे। ये भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से गेस्टालवादी हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोहलर और कुर्ट लेविन दोनों गेस्टालवादी थे। दोस्तों अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत हमारा दोस्तों अष्टपदी सोपान का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा अष्टपदी सोपान का सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट गैने ने किया था। अब देखिए दोस्तों, रॉबर्ट गैने ने क्या बताया था सिद्धांत के अंतर्गत? इन्होंने सीखने के 8 स्तर बताए थे। तो इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा दोस्तों? अष्टपदी सोपान का सिद्धांत। इन्होंने अधिगम के 8 स्तर के बारे में वर्णन किया था, इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? अष्टपदी सोपान का सिद्धांत पड़ा था। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट गैने। और रॉबर्ट गैने कैसे हैं दोस्तों? एक गेस्टालवादी थे। अगले सिद्धांत को चलते हैं दोस्तों। अगला सिद्धांत हमारा है दोस्तों निदर्शन का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, निर्देशन का सिद्धांत होना चाहिए। तो जो निदर्शन का सिद्धांत है दोस्तों, तो ये निदर्शन का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? अल्बर्ट बांडुरा ने। अब दोस्तों इस सिद्धांत के बारे में क्या पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या है निदर्शन का सिद्धांत। अब दोस्तों इसके कई उपनाम हैं। इसे अप्रत्याक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि अल्बर्ट बांडुरा ने इसे निदर्शन का सिद्धांत क्यों दिया? देखिए दोस्तों, जैसे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं सपोज करिए, तो क्या है स्कूल में जो बायोलॉजी का टीचर होता है तो आपको मेढक के बारे में उसको चीड़ करके फाड़ करके उसके बारे में बताता है, आपको निर्देश देता है कि आपको ऐसा करना है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा दोस्तों? निदर्शन का सिद्धांत। अब इसी सिद्धांत का दोस्तों दूसरा नाम भी है, इसे हम अप्रत्याक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। अब दोस्तों इसे हम अप्रत्याक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत क्यों कहते हैं? देखिए सपोज करिए क्या है, आप यहाँ से जा रहे हैं, अब बीच में क्या है रास्ता, क्या है जो सड़क है वो टूटी हुई है। तो क्या है आप यहाँ से जा रहे हैं सपोज करिए, तो आप इस टूटे हुए पार्ट के पास पहुँचने से पहले आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों एक व्यक्ति मिल जाता है और ये कहता है कि आगे रास्ता बंद है, टूटा हुआ है, आप मत जाइए। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, इसकी बात मान करके आप यहीं से क्या होते हैं दोस्तों लौट जाते हैं। तो क्या दोस्तों आपने देखा कि रास्ता टूटा है, इसलिए इसे हम अप्रत्याक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों
निर्देशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? इसकी का दूसरा नाम है, उपनाम है। दोस्तों अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत हमारा दोस्तों, अगला सिद्धांत है हमारा दोस्तों भूल भुलैया का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, भूल भुलैया के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? टालमैन ने किया था। अब देखिए दोस्तों, इस सिद्धांत को हम चिन्ह अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। नोट रखिएगा कि इस सिद्धांत को हम चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, चिन्ह अधिगम सिद्धांत का मतलब ये है कि जो टालमैन ने था दोस्तों, ये अपना एक प्रयोग दिया था और इसका प्रयोग जो था चूहे पर था। तो जैसे सपोज करिए, इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने देख लिया किया था कि दो चूहे लिए थे, ए और बी सपोज करिए, और इनके लिए भोजन को एक S1 पे रख दिया था भोजन और एक S2 पे भोजन रख दिया था। और चूहे कितने थे दोस्तों इसके पास? दो थे। एक का नाम क्या था दोस्तों? ए, और एक का नाम क्या था दोस्तों? बी। अब देखिए दोस्तों, एक इनके शर्त क्या रहती? एक से ए के पास से शर्त रहती कि ए पास जैसे ही S1 के पास जाएगा तो इसको भोजन मिल जाएगा। लेकिन जो बी है, तो बी को क्या है दोस्तों? S1 के पास जाएगा और दाएं से क्या मुड़ेगा दोस्तों? ए लेफ्ट मुड़ेगा, तब इसको क्या मिलेगा दोस्तों? भोजन मिलेगा। तो सपोज करिए दोस्तों, ये जो बी नंबर का चूहा है, ये S1 के पास भोजन के लिए जाता है, लेकिन ये लेफ्ट ना मुड़ करके क्या है? राइट मुड़ जाता है। तो राइट मुड़ जाने के कारण दोस्तों इसको भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको लेफ्ट मुड़ना था तो ये राइट मुड़ गया, मतलब ये मुड़ना भूल गया। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा दोस्तों? भूल भुलैया का सिद्धांत पड़ा। तो अगर प्रश्न है दोस्तों, भूल भुलैया का सिद्धांत किसने दिया था? आपको क्या हो, इसका राइट आंसर टालमैन ने दिया था। अब देखिए दोस्तों, इसका उपनाम भी होता है। इसका उपनाम क्या है? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि जो S1 के पास भोजन था और S2 के पास भोजन था, वो एक चिन्ह के रूप में कार्य कर रहा है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा सिद्धांत है एक खंड का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, एक खंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किए थे। अब देखिए, जो एक खंड का सिद्धांत है मित्रों, वो बुद्धि से संबंधित है। तो अल्फ्रेड बिने ने बताया दोस्तों कि जो हमारी बुद्धि होती है, जो लोग बुद्धि होती है, वो केवल एक ही तत्व से मिल करके बनी होती है। इसलिए दोस्तों इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? एक खंड का सिद्धांत है। इसे दोस्तों एक तत्व भी बोल सकते हैं, तो एक कारक भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों एक खंड का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत है हमारे पास कि दो खंड का सिद्धांत है। तो दो खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? दो खंड के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। अब देखिए दोस्तों, स्पीयरमैन ने बताया कि जो व्यक्ति की बुद्धि होती है तो वो दो तत्वों से मिलकर के बनी होती है। अब दो तत्व कौन कौन से होंगे दोस्तों? आया हुआ प्रश्न है। एक तत्व होता है दोस्तों GF होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जनरल फैक्टर बोलते हैं। और एक क्या होता है दोस्तों? SAF होता है, जिससे हम बोलते हैं विशिष्ट फैक्टर बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जनरल फैक्टर और विशिष्ट फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? सपोज करिए कि आप मैच खेलते हैं क्रिकेट, और क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों, आप बॉलिंग करते हैं, लेकिन बॉलिंग करते करते दोस्तों आपसे बैटिंग करने भी आ जाती है। लेकिन तो दोस्तों ये जो बॉलिंग है, तो बॉलिंग आपका क्या है? एक सामान्य कारक है। लेकिन बॉलिंग करते करते आपसे क्या है दोस्तों? बैटिंग भी आने लगी। तो बैटिंग करना क्या हो जाएगा दोस्तों? एक प्रकार का विशिष्ट कारक हो जाएगा। तो दो खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? दो खंड सिद्धांत प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने दिया था। और दो खंड कौन कौन से हैं ये भी हमने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, अगले सिद्धांत की ओर चलेंगे। तो अगला सिद्धांत है हमारा तीन खंड का सिद्धांत। तो तीन खंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्पीयरमैन ने किया था। अब देखिए दोस्तों, स्पीयरमैन ने बताया था कि जो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक होते हैं, जैसे सपोज करिए ये हमारा सामान्य कारक है और ये हमारा क्या दोस्तों? एक विशिष्ट कारक है। तो ये जो तीसरा कारक होगा दोस्तों, तो इन दोनों कारकों के मध्य क्या यह एक अंतःक्रिया करने का कार्य करेगा। तो ये जो दोनों कारकों के बीच में ओवरलैपिंग वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये क्या है दोस्तों? ये तीसरा कारक है। और ये तीसरा कारक क्या करता है दोस्तों? इन दोनों कारकों के मध्य में अंतःक्रिया करने का कार्य करता है। तो तीन खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? स्पीयरमैन ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है बहुकारकी का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, बहुकारकी के सिद्धांत, इसे हम कहते हैं दोस्तों बालू का सिद्धांत।
अब देखिए दोस्तों, इसे हम बालू का सिद्धांत क्यों कहते हैं, इसको नोट करके रखिएगा। आया वो प्रश्न है कि बालू का सिद्धांत किसे कहते हैं, या बालू के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, बालू के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया था। अब थार्नडाइक ने ये बताया था दोस्तों कि जो हमारी बुद्धि है तो ना तो एक तत्व से मिलकर के होती है, ना तो दो तत्व से, ये बहुत सारे असंख्य कारकों से मिलकर के बनी होती है। इसलिए दोस्तों इसे हम बालू का सिद्धांत कहते हैं। सपोज करिए आप एक मुट्ठी में एक बालू लीजिए तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है। तो इसी तरह हमारी बुद्धि है, बुद्धि जो हमारी जिसमें तत्व से मिलकर बनी है उनको हम गिन नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा, बालू का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला सिद्धांत हमारा दोस्तों समूह कारकी के सिद्धांत है। दोस्तों ये समूह कारकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, समूह कारकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया लुईस थ्रस्टन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, थ्रस्टन ने। यहाँ थ्रस्टन थोड़ा मिस है, आप थ्रस्टन सही लिख लीजिएगा, यहाँ पर रा कर लीजिए तो वो क्या हो जाएगा, लुईस थ्रस्टन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, लुईस थ्रस्टन ने क्या बताया कि जो हमारी बुद्धि होती है वो दोस्तों कितने 7 कारकों से मिलकर के बनी होती है, 7 समूहों से मिलकर के बनी होती है। इसलिए इसे हम समूह कारकी का सिद्धांत कहते हैं। तो समूह कारकी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, लुईस थ्रस्टन ने किया था। इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि समूह कारकी का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, लुईस थ्रस्टन ने दिया था। दोस्तों इसकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला सिद्धांत हमारा है दोस्तों त्रिविमी का सिद्धांत है। अब त्रिविमी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, त्रिविमी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जेपी गिलफोर्ड ने। तो त्रिविमी का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, जेपी गिलफोर्ड। और ये जो त्रिविमी सिद्धांत है दोस्तों ये भी बुद्धि से संबंधित सिद्धांत है। तो इसको नोट रखिएगा, त्रिविमी का सिद्धांत किसने किया था दोस्तों, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सिद्धांत है हमारा दोस्तों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है तो ये मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, इसको किया था मैकडूगल ने किया था। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने ये बताया था कि जो व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो हमारे अचेतन मन से जुड़ी होती हैं। देखिए दोस्तों, हमने पहले ही बताया है कि सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 प्रकार के बताया है। तो मैकडूगल ने बताया कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं दोस्तों तो वो अचेतन मन के साथ क्या हैं, जुड़ी रहती हैं। अब दोस्तों यहाँ से आया हुआ प्रश्न है कि विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को कितने प्रकार बताया है। तो इन्होंने दोस्तों मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में बताया था कि इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। और जो मूल प्रवृत्तियां हैं तो हर मूल प्रवृत्तियां हर एक संवेग से जुड़ी होती हैं। यहाँ आप दूसरी जानकारी प्राप्त कर लिए कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 14 है, और संवेगों की संख्या कितनी है दोस्तों, 14 ही है। अब देखिए दोस्तों, संवेगों की संख्या अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की बताई है। तो मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 14 होती है। और विलियम मैकडूगल को दोस्तों हम संवेगों का जनक भी कहते हैं। तो इसको भी नोट करिएगा कि संवेगों का जनक किसे कहा जाता है, विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। तो दोस्तों मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया, विलियम मैकडूगल ने दिया था। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सिद्धांत हमारा है दोस्तों कि आवश्यकता की मांग का सिद्धांत। यहाँ पे मां लिखा है, मां को मार्क कर लीजिएगा यहाँ पर, आवश्यकता की मांग का सिद्धांत। तो दोस्तों ये आवश्यकता की मांग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अब्राहम मैस्लो ने किया था। अब देखिए दोस्तों, अब्राहम मैस्लो ने बताया कि व्यक्ति की 5 प्रकार की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हम आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। शारीरिक संबंधी, सुरक्षा संबंधी, समाज संबंधी, सम्मान संबंधी, इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकता के बारे में वर्णन किया था। तो आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, अब्राहम मैस्लो ने दिया था दोस्तों। और ये जो सिद्धांत है दोस्तों ये अभिप्रेरणा से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। अगले सिद्धांत की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला सिद्धांत है हमारा उपलब्धि का सिद्धांत। उपलब्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डेविड सी मैक्सीलैंड ने किया था। अब दोस्तों इस सिद्धांत में डेविड सी मैक्सीलैंड ने इसका प्रतिपादन किया था। इनके 2 सहयोगी थे, उनका नाम था दोस्तों होएंगा। क्या नाम था, होएंगा। तो आप नोट भी कर सकते हैं, इनके सहयोगी का नाम था होएंगा। अब देखिए दोस्तों क्या है, डेविड सी मैक्सीलैंड ने बताया कि जैसे आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप किसी न किसी की उपलब्धि की चाह में पढ़ रहे हैं,
आपकी उपलब्धि क्या है? नौकरी। तो आप किसके लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों? नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपकी क्या है दोस्तों? नौकरी की चाह में पढ़ रहे हैं। तो नौकरी क्या है दोस्तों? आपकी उपलब्धि है, अगर आपको मिल जाएगी। तो उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? डेविड सी मैक्सीलैंड ने दिया था। और इनके सहयोगी कौन थे दोस्तों? सहयोगी का नाम था दोस्तों ह्वेंगा थे। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं दोस्तों। ये संतुलन का सिद्धांत किसने दिया था? संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों सलेवरी ने किया। स्लेवरी यहाँ पे लिखा है, सलेवरी भी लिख सकते हैं, स्लेवरी भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो संतुलन का सिद्धांत दिया था उसको स्लेवरी ने दिया था। अब दोस्तों जो संतुलन का सिद्धांत है वो दक्षता के नियम पर आधारित है। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों कि अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत दक्षता पर आधारित है? तो दक्षता पर कौन सा सिद्धांत आधारित है दोस्तों? संतुलन का सिद्धांत दक्षता पर आधारित था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? स्लेवरी ने किया था। दोस्तों यदि हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप BSS बिंद स्टडी हब को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब दोस्तों यदि आप इन सिद्धांत के डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो बिंद स्टडी हब में जा करके इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से सर्च करके इसको पढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।